यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, हिंदी विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और इस गोष्ठी के संयोजक राजकुमार उपाध्याय मणि जी, हिंदी विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्वान संकाय सदस्य डॉक्टर प्रिया शर्मा जी, डॉक्टर चंद्रकांत सिंह जी, डॉक्टर प्रीति सिंह जी, डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी, संगोष्ठी में भाग ले रहे डॉक्टर किरण हजारिका जी, मिलन रानी जमातिया जी, मुझे सुन रहे प्राध्यापक, शोधार्थी और विद्यार्थी समुदाय, सबको मेरा प्रणाम। यह 2 दिवसीय संगोष्ठी पूर्वोत्तर भारत के हिंदी साहित्य पर केंद्रित है। इस गोष्ठी में विद्वान वक्ताओं के वक्तव्य हो चुके हैं। पूर्वोत्तर भारत के हिंदी साहित्य के साथ आपका संवाद हुआ ही होगा। राजकुमार जी ने जो मेरी भूमिका तय की थी, वह इस गोष्ठी के दूसरे दिन के इस सत्र की अध्यक्षीय थी। मैं अक्सर कहता रहा हूं कि अध्यक्ष को बोलने आना चाहिए पर बोलना कम चाहिए। पर मेरी एक छोटी सी जिम्मेदारी भी है कि मेरे विद्वान वक्ताओं ने जो अच्छा कहा है उस पर एक ध्यान आकर्षित करूं। मिलन रानी जमातिया जी ने कॉकबरोक के उपन्यासों के बहाने से त्रिपुरा के समाज को समझने की कोशिश की और बताया कि त्रिपुरा के जनजातीय समाज को उसके बदलावों में समझने में उपन्यास कैसे कारगर हैं। किरण हजारिका जी ने पूर्वोत्तर भारत के राम काव्य की परंपरा पर चर्चा की। मैं इस विषय पर अतिरिक्त न कहते हुए अपने विषय पर आना चाहूंगा। मुझे संयोजक महोदय ने असम के सांस्कृतिक साहित्यिक जीवन और हिंदी साहित्य पर चर्चा करने के लिए कहा है। इस पर मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं एक लोक कथा आपको सुनाना चाहूंगा जो पूर्वोत्तर भारत की है। एक लोंगखुम गांव है नागालैंड का, जो मोकोकचुंग से 17 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यह समुद्र तल से लगभग 1846 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां आओ समुदाय की 2 बोलियां मोंगसिन और चोंगली बोली जाती है। लोंगखुम प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग है। नागा कहावत है कि लोंगखुम की एक यात्रा पर्याप्त नहीं है। ऐसी लोक मान्यता है कि यहां जो पहली बार कोई आता है तो उसकी आत्मा यहीं रह जाती है और उसे अपनी आत्मा को वापस लाने के लिए दूसरी बार लोंगखुम जाना पड़ता है। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, वहां की साहित्यिक परंपरा के आकर्षण का उल्लेख कर रहा हूं। मुझे लग रहा है और मुझे अक्सर लगता भी है कि यह ऐसा न केवल लोंगखुम के लिए है अपितु पूरे उत्तर भारत के लिए है, पूर्वोत्तर भारत के लिए है। भारत का यह ईशान क्षेत्र कमोबेश भौगोलिक रूप से एक जैसा है। यहाँ की परिस्थितिकी, यहाँ का भौगोलिक सौंदर्य, यहाँ की लोकरीति, यहाँ की संस्कृति कमोबेश एक जैसी है। भारतीय लीला भाव को जीता है यह प्रदेश। यह लीला भाव कृषि, प्रकृति और लोक विश्वास से पैदा हुआ लीला भाव है। यहाँ की लोक मान्यताएं, लोक विश्वास और दर्शन की एक वाचिक परंपरा उपलब्ध है जिसकी तरफ किरण जी ने इशारा भी किया है। असम को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्राग ज्योतिषपुर
या जो कि पूर्वोत्तर का सांस्कृतिक नाम है, बहुत लिखित सामग्री आपको नहीं मिलेगी। मेरे एक व्यक्तिगत अनुभव सुनाना चाहूंगा आपको। यह नवंबर 2017 का है। मैं तेजपुर विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में बैठा हुआ था। दयाल कृष्ण बोरा असमिया, ब्रिजबोली और हिंदी के विद्वान रहे। अब वे नश्वर शरीर में नहीं हैं। वे एकनाथ भगवती समाज के संस्थापक थे और बरपेटा सत्र के पालक भी थे। सत्र आप जानते हैं असमिया जीवन के केंद्र में है। बरपेटा सत्र श्रीमंत शंकरदेव जी का कार्यस्थल भी रहा है। दयाल दा ने मुझसे एक बात कही, चौबे जी, ज्योति अग्रवाला के खिलाफ असम में कोई कुछ बोलेगा ना तो असम में आग लग जाएगी। ज्योति अग्रवाला की बहुत प्रतिष्ठा है असम में। आपको पता है कौन है ये ज्योति प्रसाद अग्रवाला? ये सज्जन मारवाड़ी थे। असमिया साहित्य में हिंदी के छायावाद युग के समानांतर रचना समय के नायक हैं ज्योति प्रसाद अग्रवाला। इनका जन्मदिन असम में शिल्पी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आप जानते हैं कि पूरे असम में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। मैं यह सूचना आपको यह बताने के लिए दे रहा हूं कि पूर्वोत्तर का समाज, असम का समाज संस्कृति, साहित्य और कला की सेवा करने वाले एक मारवाड़ी व्यक्ति को नायक बनाने के लिए कितना तैयार था। ज्योति बाबू हिंदी सेवी भी थे। यह आजादी के पहले की बात है। तब का असम आज का असम नहीं था। पूर्वोत्तर और हिंदी के इश्क की कहानी बहुत पुरानी है। जैसा कि हमारे पहले के वक्ताओं ने इस चीज को स्पष्ट भी किया कि 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव जी एक महान संत हुए। श्रीमंत शंकरदेव जी सहित तमाम ब्रजबोली के साहित्यकार पूर्वोत्तर में अपनी रचनात्मक सक्रियता से जिन प्रतीकों, जिस भावबोध की प्रस्थापना करते हैं, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। शंकरदेव जी की रचनात्मकता ब्रज भाषा के राष्ट्रीय स्वरूप का प्रमाण है। असम में जिसे नव वैष्णव आंदोलन कहा गया, वो ब्रजबोली में संभव हुआ। ब्रजबोली ब्रजभाषा असमिया, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला का सम्मिलित रूप है। असमिया के मध्यकालीन साहित्य के मर्मज्ञ हम सभी जिन्हें बहुत सम्मान से याद करते हैं, कृष्ण नारायण प्रसाद मागध, उन्होंने ब्रजबोली को सौरसेनी का ही विकास माना और इसी अर्थ में ब्रजबोली हिंदी का ही एक रूप ठहरती है। शंकरदेव जी ने अपने जीवन में 2 बार भारतवर्ष का भ्रमण किया था। वे अपनी साहित्य में कहीं भी असम शब्द का प्रयोग नहीं करते। भारतवर्ष उनकी रचना धर्मिता के केंद्र में है। यही वो बिंदु है जहां से असम, पूर्वोत्तर और हिंदी के संबंधों को समझा जा सकता है। हमारे जीवन का प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालयों के जीवन से उपेक्षित रहा है। मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला इस ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिपक्ष बन रहा है। ज्ञान की सरणी का ब्रह्मपुत्र पार करना ऐतिहासिक है। ब्रह्मपुत्र महाबाहु है। महाबाहु का मतलब बड़ी भुजा वाला। देश की और नदियां बहती हैं, ब्रह्मपुत्र बहता है। ब्रह्मपुत्र नद है। प्रागज्योतिषपुर के सांस्कृतिक राग के अविच्छिन्न सूत्र ब्रह्मपुत्र से जुड़ते हैं। साधु संतों की परंपरा, भक्तों की परंपरा,
परिव्राजकों और सन्यासियों की परंपरा, सत्र और सत्राधिकारों की परंपरा इस देश को भारत बनाती है। आसेतु हिमालय प्रागज्योतिषपुर को जोड़ने का प्रथम भौगोलिक तत्व ब्रह्मपुत्र के रूप में व्याख्यायित है और दूसरा तत्व हिमालय है। उत्तर पूर्व के हिमालय से उत्तर पश्चिम के हिमालय तक फैली हिमालयीय संस्कृति के सूत्र भारतीय सांस्कृतिक जीवन की सातत्यता को व्यक्त करते हैं। अरुणाचल से हिमाचल तक का हिमालय और उसका सांस्कृतिक सामाजिक जीवन भारतीय राष्ट्र को व्याख्यायित करने के सूत्र देता है। यही स्थिति मैदान में ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कालिका पुराण में मिलता है, जो 10वीं सदी के आसपास किसी अज्ञात कवि द्वारा लिखा गया। इसके पहले ब्रह्मपुत्र का उल्लेख लौहित्य के नाम से है, जो बाद में लोहित हो गया। महाभारत के सभा पर्व के 9वें अध्याय में कहा गया, सरयू वत्यथा लंगलिका सरिदवरा कर्तवया तथात्रया लोहितस्य महानदा। इसके अतिरिक्त महाभारत के भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में भी ब्रह्मपुत्र का उल्लेख लोहित के नाम से आता है। वायु पुराण और कालिदास कृत रघुवंश में भी लोहित का उल्लेख आता है। मुझे महर्षि वेदव्यास का कृत भागवत का एक प्रसंग याद आ रहा है। भागवत का उल्लेख मैं खास कारण से कर रहा हूं, असम के सांस्कृतिक जीवन की व्याख्या के लिए कर रहा हूं। भागवत के प्रथम स्कंद की शुरुआत से पूर्व भागवत महात्म्य है, जिसमें नारद भक्ति संवाद है। नारद भक्ति से पूछते हैं, काश्चित् त्वं, कौन है आप? भक्ति का उत्तर है, अहम भक्तिर रतिर्ख्याता इमे में तनयामतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। ये समय के प्रभाव से क्षीण हो गए। नारद भक्ति सूत्र का यह संवाद और इसका संदर्भ वृंदावन का है। वृंदावन कृष्ण का घर है। भक्ति कृष्ण के घर में उदास है और हजारों किलोमीटर दूर प्रागज्योतिषपुर में भक्ति को खुश देखकर उसके स्वर्णिम होने का एहसास होता है। प्रश्न यह है कि इस सातत्यता को हम पढ़ें कैसे? यह सातत्यता एक सभ्यता बोध है और इस सातत्यता बोध को जिन तत्वों ने संभव किया है वे संत हैं, कवि हैं, मठ और सत्र हैं, मंदिर और नामघर हैं, संस्कृत है। हिंदी को इन्हीं के उत्तराधिकारी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। भारतीय बोध में हिंदी इसी यात्रा बोध से संपन्न सांस्कृतिक सातत्यता का प्रतिनिधित्व करती है। सिद्धों को जानते होंगे आप। हिंदी की आलोचना बुद्ध के हिमालय हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं सिद्धों के बारे में कि ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे और सिद्ध कहलाते थे। मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं कि इन्हीं सिद्धों की भाषा में हिंदी का बालपन दिखता है। स्वयं गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपनी पुस्तक पुरानी हिंदी में और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में इस बात का संकेत किया है कि हिंदी का विस्तार सुदूर उत्तर पूर्व तक था। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में लोहिपा और कण्हपा को असम का बताया है। यह पुस्तक किताब महल इलाहाबाद से पहली बार सन 1945 में छपी है। इसको पढ़िएगा। मेरा उद्देश्य हिंदी के संस्कार बोध और हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक बोध से आपका संबंध स्थापित करना है। हिंदी का चरित्र सामाजिक है,
सर्वग्राही है, बहुलवादी है। इसी अर्थ में यह भारतीय बोध की प्रतिनिधि भाषा है। हिंदी का आरंभिक साहित्य इसे हिंदू दाय में मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किंचित बदली हुई शब्दावली में इसे स्वीकारते भी हैं। हिंदी साहित्य की एक मुख्य धारा है नाथपंथियों की। बाबा मच्छिंद्रनाथ और बाबा गोरखनाथ ने कामाख्या पीठ पर शाबर मंत्र की दीक्षा ली। अपने एक हरे राम पाठक हैं, मैं उनका उल्लेख बाद में भी करूंगा। असम में रहकर साहित्य सृजन, हिंदी साहित्य सृजन में लगे हुए हैं। उनकी एक पुस्तक है पूर्वांचली राज्यों के साहित्यकारों का हिंदी को योगदान। इस पुस्तक में वे संकेत करते हैं कि सराहपा असम के कामरूप जिले के रानी गांव के निवासी थे। इसके अतिरिक्त लुइपा, दरिकपा, कारुपा आदि असम के ही रहने वाले बताए जाते हैं। भक्ति का यही मन श्रीमन शंकर देव जी, माधव देव जी, बदला पदमत्ता, रामचरण ठाकुर, दैत्यारी ठाकुर, श्री राम आता, भूषण द्विज की वैचारिकी में अव्यक्त होता है। यह जानना रोचक है कि इस कालखंड में असम में शंकर देव, माधव देव जी के अतिरिक्त जिन कवियों का नाम उल्लेख किया वे सभी सक्रिय हैं। मैं आपको बताऊं, हिंदी क्षेत्र की आलोचना बुद्धि से आप असम के इन कवियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, जिसकी तरफ इशारा किया किरण जी ने। यहां राम भक्त, कृष्ण काव्य, कृष्ण भक्त, सूफी संत जैसे जो विभाजन है, उन विभाजनों में आप असम के साहित्य को नहीं पढ़ सकते। पूर्वोत्तर के भक्त कवियों के पढ़ने की को शब्दावली आपको पूर्वोत्तर के मानस को समझकर ही करनी पड़ेगी। जिसने सत्र नहीं देखा, जिसने नामघर नहीं देखा, जिसने भावना नहीं देखा, वह इन भक्त कवियों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। श्रीमन शंकर देव जी कृष्ण रास के प्रस्तुत करने वाले हैं और राम विजय नाटक लिखते हैं। सत्राधिकार सिर्फ धर्मगुरु नहीं है, वह एक व्यवस्था है, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की व्यवस्था है। भावना वहां रंगमंचीय कला सिखाई जाती है, वहां भावना सिखाई जाती है, वहां सत्रीय नृत्य सिखाया जाता है, वहां कपड़ा बुनना सिखाया जाता है, पारिवारिक और सामुदायिक झगड़ों का समाधान किया जाता है। असम का सांस्कृतिक जीवन सत्रों के इर्द गिर्द घूमता हुआ सांस्कृतिक जीवन है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां की सत्राधिकार सत्रवासियों के स्वास्थ्य की, शिक्षा की और उनके जीवन की चिंता करता है। सत्राधिकार धर्मदंड है। वह आप असम के किसी भी घर में चले जाएं जो पुराना घर है, वहां एक कमरा होगा, वो पूजा घर कहलाएगा। भागवत वहां रखा हुआ मिलेगा। घर में घुसते और निकलते वक्त आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप भागवत को प्रणाम करें। यह भागवत और इसकी भाषा और इसका कथ्य पूर्वोत्तर के भक्त कवियों को भारत बोध को बनाती है। मैंने आपसे कहा था कि पूर्वोत्तर के भक्त कवि अपनी रचनाओं में सदा सर्वदा भारतवर्ष संज्ञा का उल्लेख करते हैं। कीर्तन घोषा में श्रीमन शंकर देव जी का कथन है, जानिए सबे एरा भास भोस, भाग्य से भारते भैला मानुस। स्वयं माधव देव जी बरगीत में कहते हैं, धन्य धन्य कलिकाल, धन्य धन्य नरतुन भाल, धन्य धन्य भारतवर्षे। श्रीमन शंकर देव जी ने भारत भूमि को जम्बू द्वीप मध्यतर श्रेष्ठतर कहा, यानी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। श्रीमान शंकर देव जी कीर्तन घोषा में नाम स्मरण की महानता पर बल देते हैं और कहते हैं कि नाम स्मरण में भेदभाव नहीं करना है। मैं जिस बात की तरफ आपका उल्लेख कर रहा हूं वह यह है कि पूर्वोत्तर में खासकर असम का साहित्य, जो लिखित साहित्य उपलब्ध है, वह पांथिक साहित्य नहीं है। वह अपने
पूरे बोध में भारत भावना को ले चलने वाला साहित्य है। यह आइडिया ऑफ इंडिया है। इसी से प्रेरित होकर श्रीमंत शंकरदेव जी के शिष्य माधव देव जी गुरु महिमा में कहते हैं, एक शरण हरिनाम धर्म कहो, राजा करो प्रकाश, यानी धर्म का तत्व एक है और वह ज्ञान से प्रकाशित है। एक बात बताऊं आपको, सन 1350 से 1650 के बीच भारतवर्ष के किसी भी भाग के भक्त कवि की एक सक्रिय इच्छा है, और वह इच्छा है कृष्ण स्थान जाने की, कृष्ण जन्म स्थान आने की। यही कारण है कि इस कालखंड में ब्रज भाषा की शब्दावली, राम कृष्ण की भक्ति, वृंदावन को राष्ट्रीय स्वीकृति मिलती है। और इसका प्रमाण है श्रीमंत शंकरदेव जी, माधव देव जी, माधव कंदली के रामायण की कथा वस्तु। मैं इसके उपरांत जो परिस्थितियां बाद में पनपी उस पर भी थोड़ी बहुत टिप्पणी करूंगा। एक चीज स्पष्ट करते हुए कि जब मैं असम कह रहा हूं तो इस असम में अरुणाचल का जो आज़ादी के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रहा, वह भी लुसाई हिल्स रहा जो मिजोरम के रूप में जाना जाता है, नाथ संप्रदाय का त्रिपुरा, इसका सांस्कृतिक बोध लगभग एक जैसा रहा है। उत्तर पूर्व के प्राय हर जनजाति में राम और कृष्ण की एक साहित्यिक और वाचिक उपस्थिति रही है, जिसकी तरफ किरण जी ने इशारा किया। कार्बी आबलम जाति जनजाति के साबिन नानुल रामायण का इशारा किया। खामती जनजाति में खामती रामायण है। भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को इसी बोध के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है। मैं खामती जनजाति के ऊपर बाद एक तथ्य का उल्लेख करूं आपके सामने, जिनकी तरफ जिस साबिन नानुल रामायण का उल्लेख किया, साबिन नानुल रामायण के नायक राम हैं, वो वाचिक परंपरा में है। वाचिक परंपरा में साबिन नानुल रामायण की कथा आज भी कही जाती है। आजादी के इर्द गिर्द पर थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य पर जो का भाव वैध रहा असम में, मैं थोड़ा उस पर टिप्पणी कर लूंगा, थोड़ी देर की बात है। अप्रैल 1934 में गांधी जी गुवाहाटी जाते हैं। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है। वे असमिया लोगों से कहते हैं कि हिंदी सीखनी चाहिए। 1936 में गुवाहाटी में असम हिंदी प्रचार समिति की स्थापना होती है। एक बात बताऊं आपको, एक व्यक्ति थे पंडित विश्वंभर दत्त शर्मा। वे सन 1919 में डिब्रूगढ़ से प्रकाश नामक हिंदी समाचार पत्र निकाला करते थे। अब जब श्रीमान गांधी यानी महात्मा गांधी जी असम गए तो विश्वंभर दत्त शर्मा जी ने गांधी जी को समझाया, और गांधी जी की असम के बारे में जो दृष्टि थी उसको बनाने में विश्वंभर दत्त शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान था। 90, 2000 और 2010 के 3 दशकों में एक नई पीढ़ी आई है। विगत 30 वर्षों में हिंदी से असम में एक तार्किक लगाव बढ़ा है, और इस पीढ़ी के लिए हिंदी रोजगार की भाषा है। हिंदी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और वहाँ के तमाम विद्यालयों में संवाद और अध्यापन की भाषा बन रही है। स्वाभाविक रूप से इस पीढ़ी में एक रचनात्मक सक्रियता भी दिखती है। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर और असम में हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में मारवाड़ी समुदाय, बिहार से गए हुए उद्यमी, भारतीय सेना और नेपाली मूल के लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वातंत्रोत्तर भारत में असम में जो हिंदी का लेखन शुरू होता है, वो सबसे पहले जो मिलता है वो गोपीनाथ बारदोलोई के लिए एक स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन होता है सन 1952 में। सन 1949 में छगन लाल जैन इंसान की खोज नामक नाटक लिखते हैं हिंदी में।
उनके कई नाटक और उपन्यास भी आते हैं, उनका कहानी संग्रह भी आता है। असम के किसी रचनाकार द्वारा लिखित यह पहली हिंदी कहानी थी। सन 1961 में हरिहर प्रसाद द्विवेदी का काव्य संग्रह सराय घाट आता है। श्रवणमल सांगनेरिया जो मारवाड़ी मूल के असमिया हैं, ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे फेनी के उस पार, देवेंचंद दास ने छाबे नालुन रामायण का असमिया से हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित किया। रामस्वरूप मागध, नवारुण शर्मा, बापचंद्र महंत, शंकरलाल पारिक, देवेंचंद दास, चंद्रभूषण, तरुण डेका, अमूल्य बर्मन, DN राय जैसे कई नाम हैं जो असम के हिंदी रचनात्मक जीवन में सक्रिय हैं। दो नाम जो इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, कृष्ण नारायण मागध का और श्री वीरेंद्र परमार जी का। मागध जी गुवाहाटी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। पूर्वोत्तर विश्वविद्यालयों में हिंदी के शोध को दिशा देने, हिंदी पठन पाठन की शुरुआत करने और इस हेतु योग्य शिष्यों का निर्माण करने में मागध जी की भूमिका ऐतिहासिक है। श्रीमन शंकर देव के साहित्य, माधव देव जी के साहित्य और असम केंद्रित हिंदी साहित्य को पूरे देश से परिचित कराने में मागध जी की भूमिका रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मागध जी की केंद्रित पुस्तक का पुनर्प्रकाशन भी किया है, शंकरदेव जी केंद्रित पुस्तक का पुनर्प्रकाशन किया है। आदरणीय माननीय कृष्ण गोपाल जी ने उसकी भूमिका लिखी। वीरेंद्र परमार जी ने मुख्यतः बैंक में काम करने वाले व्यक्ति थे। सरकारी नौकरी के सिलसिले में असम से उनका परिचय हुआ। असम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के लोक साहित्य, लोक मान्यता और सांस्कृतिक अतीत की अभिव्यक्ति में वीरेंद्र जी का अमूल्य योगदान है। वे सक्रिय हैं और रचनात्मक कार्यों में संलग्न हैं। यही वे कारण हैं कि जब सुदूर उत्तर पश्चिम का कोई व्यक्ति सुदूर उत्तर पूर्व की माजुली में जाता है, हिमाचल का व्यक्ति जब अरुणाचल जाता है तो उसे फीलिंग एट होम का एहसास होता है। यह एहसास निकलता है सत्रों से, नामघरों से, सत्राधिकार की परंपरा से, आम असमिया घरों को जोड़ने वाले भागवत से और इनको जोड़ने वाले भाषा संस्कार से। धर्म बचा रहे, धर्मदंड बचा रहे, भारत होने का भाव बचा रहे, हिंदी की दुनिया भी बची रहेगी। आपने बुलाया, आप सबों का बहुत बहुत आभार। राजकुमार जी से स्नेह है। प्रिया शर्मा जी से 22 वर्ष बाद संवाद हुआ, कई अनुभव साझा हुए। माननीय कुलदीप जी अग्निहोत्री के इस विश्वविद्यालय के कुलपति होने के उपरांत यह विश्वविद्यालय कुछ अपना अपना सा लगता है, मोह है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, प्रणाम।